सुमित कितना अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार नाव में बैठी हूँ और वो भी अपने ससुराल जाने के लिए। ये ठंडी ठंडी हवाएं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो। तुम्हें पता तो है आशा, मैं एक नाविक हूँ। हमारा घर नदी किनारे ही है। नाव ही हमारा साधन और हमारी दुनिया है। तुम्हारी बहादुरी देखकर ही मेरे मम्मी पापा तुम्हारे फैन हो गए। आखिर तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी जान जो बचाई थी, और देखो उन्होंने अपनी बेटी ही सौंप दी। खैर छोड़ो, मुझे इन हवाओं का मजा लेने दो। ये पल बहुत खूबसूरत है। सुमित एक नाविक था, लेकिन सुमित एक अच्छा इंसान था। उसकी अच्छाई देखकर ही आशा के माता पिता ने अपनी बेटी की शादी उससे कराई थी। आशा खुशी खुशी नाव में बैठकर अपने ससुराल जाती है। नदी किनारे उसके ससुराल वाले उसके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। बहू, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? ठीक से आई हो ना? भाभी आइए ना, आपका स्वागत है आपके ससुराल में। पर मुझे घर दिखाई ही नहीं दे रहा। गृह प्रवेश कहाँ होगा? हम कहाँ रहने वाले हैं? अरे देवरानी जी, वो सामने जो नाव खड़ी है ना, वही तुम्हारा ससुराल है। क्या सोचा था नाविक से शादी करोगी और महलों में रहोगी? जैसे मेरी किस्मत वैसी ही तुम्हारी। क्या मतलब? मेरा नाव का ससुराल? मैं कैसे रहूंगी? और वैसे भी मानसून चल रहा है, बारिश तूफान आंधी, यह सब नाव कैसे झेलेगी? हम वहां कैसे रह सकते हैं? बहू, मैंने सुमित से पहले ही कहा था कि नई बहू आ रही है, एक झोपड़ी बना लेते हैं। लेकिन वो बोला अभी मानसून है, झोपड़ी टिकेगी नहीं, बाद में देखेंगे। मेरी तरह तुम भी यहाँ आकर फंस चुकी हो। अब चाहे आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, हमें तो नाव में ही रहना होता है। मम्मी पापा तो सुमित की तारीफों के पुल बांधे नहीं थकते थे, लेकिन उन्हें भी क्या पता होगा कि उनका नाविक दामाद इतना फटीचर निकलेगा। आशा, तेरी किस्मत तो सच में फूट गई है। नाव में रहने वाला गरीब ससुराल मिला है। कुछ समय बाद आशा का गृह प्रवेश हो जाता है। आशा की सास अपनी बड़ी बहू से कहती है, अरे बड़ी बहू, जल्दी से कुछ बना दे। नई बहू आई है और हमने खाने तक को नहीं पूछा, क्या सोचेगी हमारे बारे में? ठीक है, बना देती हूँ। जेठानी निर्मला मुंह फुलाकर चूल्हा जलाकर रोटी बनाने बैठ जाती है, लेकिन तेज हवाओं की वजह से बार बार चूल्हे की आग बुझ रही थी। इस मानसून ने तो जीना हराम ही कर दिया। इतनी तेज हवाएं चल रही हैं कि चूल्हा भी नहीं जल पा रहा। अब रोटियां कैसे बनाऊं? अरे बहू, काम न करने के 100 बहाने। थोड़ी ही तो हवा चल रही है, आड़ करके बैठ जा। चल हट, मैं बना देती हूँ रोटियां। सास कलावती सबके लिए रोटियां बनाती है और फिर सब नई नवेली बहू के साथ रात का भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद आशा अपने पति से कहती है, देखो सुमित, मैं यहाँ नाव में ज्यादा समय नहीं रह सकती। जल्द से जल्द मेरे लिए कोई बंदोबस्त करना, मुझे प्राइवेसी चाहिए। मैं यहाँ अपने गरीब ससुराल के साथ नाव में और नहीं रह सकती। ठीक है आशा, मुझे कुछ समय तो दो, उसके बाद देखता हूँ मैं क्या कर पाता हूँ। सुबह हो जाने के बाद आशा का पति और जेठ काम पर चले जाते हैं और वो नदी किनारे बैठकर यात्रियों का इंतजार कर रहे थे। सुमित, सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक एक भी यात्री हमारी नाव पर नहीं आया। अरे भैया, अभी शाम दूर है, इंतजार करो, कोई ना कोई जरूर आएगा। मुझे तो लगता है लोग बाग अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा। दोनों भाई यात्रियों का इंतजार कर रहे थे कि तभी धीमी धीमी बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन वो फिर भी इंतजार में बैठे रहते हैं क्योंकि उनका यह काम था और वो खाली हाथ घर नहीं जाना चाहते थे। दीदी देखिए, मौसम कितना ज्यादा अच्छा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। दीदी, मुझे लगता है ऐसे मौसम में हमें गरम गरम चटपटे पकोड़े बना लेने चाहिए, प्याज और मिर्च के। सुमित और जेठ जी के भी आने का समय हो रहा है। चाची ने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे भी चटपटे आलू के गरम गरम पकोड़े खाने हैं। मम्मी गरम गरम पकोड़े बना लीजिए। देवरानी जी, घर में आटे के लाले हैं और आपको चटपटे पकोड़े खाने हैं। आपको नजर नहीं आया कि कल हम सब ने आधा पेट ही खाना खाया था? वो तो तुम्हें पेट भरकर इसलिए दिया क्योंकि तुम नई नवेली बहू थी।
अरे तुम्हारे हाथ खाली हैं। मैंने तो कहा था वहां से आते समय आटा ले आना, थोड़ा तेल भी, लेकिन तुम दोनों भाई तो बिल्कुल खाली हाथ आ रहे हो। अरे माँ जी, आप तो जानती ही हैं मानसून शुरू होते ही हमारा काम कितना हल्का हो जाता है। आज तो एक भी यात्री नहीं आया। बहू, काली घटाएं छा रही हैं। इससे पहले कि बारिश हो जाए तू आध सेर आटा जो पड़ा है उसी से रोटियां बना दे। मैं सिलबट्टे पर चटनी पीस देती हूँ। आज का गुजारा ऐसे ही कर लेंगे। माँ, हमारा घर तो बिल्कुल नदी किनारे है और ऊपर से मैंने सुना है आज की रात तेज आंधी और मूसलाधार बारिश आने वाली है। सच कहूँ तो डर लग रहा है, ना जाने आज की रात कैसे कटेगी। सुमन, तुम इस नाव को घर कह रही हो? ये घर नहीं, बस एक मजबूरी है, एक तिनके का सहारा। अरे बहू, हम हमेशा से नाव में नहीं रहते। हमारा भी एक पक्का मकान था, बस हालात ऐसे बन गए कि कुछ महीने पहले मजबूरी में यहाँ आकर टिकना पड़ा। अगर पक्का मकान था तो फिर ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि आप सब कुछ छोड़कर नदी किनारे नाव में आकर रहना पड़ा? बहू, हमारे गांव का सेठ बहुत ही निर्दयी, बहुत ही कठोर था। वो हमसे हमारा छोटा सा खेत लेना चाहता था। हमने उसे नहीं दिया तो हम सबको सबक सिखाने के लिए तुम्हारे ससुर पर चोरी का इल्जाम लगाकर गांव के सामने अपमानित कर गांव से ही निकाल दिया। माँ जी, यह दुख भरी कहानी बाद में सुनाना। और वैसे भी आप तो पहले से ही गरीब थे। पहले कौन सा आपके घर में सब कुछ था? खैर छोड़िए, यह बताइए कि आज रात हम सब सोएंगे कहाँ? सारे बिस्तर तो भीग चुके हैं। नाव में पानी आ रहा है, देखो देखो, यहाँ पानी भर चुका है। अरे मैं तो भूल ही गया, नाव में एक छोटा सा छेद था जिसे बंद नहीं किया। अब उसी से पानी अंदर घुस रहा है। रुको, मैं अभी जाकर कपड़ा लगा कर आता हूँ, वरना नाव ही डूब जाएगी। पिछले 3 दिन से ढंग की नींद भी नहीं ली। टूटी फूटी झपकी भी बस जैसे तैसे ली थी, और अब तो लगता है पूरी रात जागकर ही काटनी पड़ेगी। ये बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही और नाव में पानी ऊपर से भर गया। हे भगवान, अब क्या होगा? माँ, बारिश बहुत ज्यादा तेज है, हम इस नाव में नहीं रह सकते। हमें दूसरी नाव में चलना होगा। लेकिन वो नाव तो हमारी नहीं है, वो तो तुमने राम दिन से उधार ली थी। अगर उसमें कुछ हो गया तो उसकी नाव के पैसे कैसे चुकाओगे बेटा? माँ जी देखिए, ये नाव पहले ही लिफाफा थी और पानी भरने की वजह से हम सबका भार नहीं उठा पा रही। हम सबको नाव छोड़कर दूसरी नाव में जाना ही होगा। आप अपनी गरीबी का रोना बाद में रो लेना, पहले जान बचाइए। बारिश में सारे बिस्तर नहीं भीगे, कुछ सूखे हैं, इनमें थोड़ा बहुत गुजारा हो सकता है। और फिर पूरा गरीब परिवार उस नाव को छोड़कर दूसरी नाव में जाकर बैठ जाता है। आज की रात बहुत ही काली तूफानी थी, तेज हवाएं चल रही थी जो उनकी नाव को तेज तेज हिला रही थी, और ऊपर से मूसलाधार बारिश। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सो रही हूँ। सुमन, तुम इतनी तेज बारिश में और ऐसी आंधी में कैसे सो सकती हो? तुम्हें नींद कैसे आ सकती है? मुझसे तो बैठा नहीं जा रहा और तुम इतनी छोटी जगह में सोने की बात कर रही हो। हाँ भाभी, अब तो छोटी जगह में सोने की आदत हो गई है। मैं छोटी जगह में सो जाऊंगी। अगर आपको बैठना है तो बैठी रहिए, मुझे तो सोना है, सोने दीजिए। सुमित, हमें नाव को दूसरी ओर लेकर जाना पड़ेगा। मुझे लगता है बारिश की वजह से नदी का पानी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। दादी माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस बारिश में, इस आंधी में कहीं हम डूब ही ना जाए। हम मर तो नहीं जाएंगे। दादी माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये नाव डूब तो नहीं जाएगी। मैं हमेशा से नाव में बैठना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ऊपर वाला मेरी किस्मत में नाव ही लिख देगा, मुझे नाव का ससुराल मिलेगा। और आज तो जान के लाले पड़ते नजर आ रहे हैं। पता नहीं आज जान बच भी पाएगी या नहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मम्मी पापा, आपने क्या सोचकर मेरी शादी एक नाविक से की? अब मैं क्या करूं? अरे बहू, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ और ऊपर वाले का नाम लो। ये आंधी और बारिश भी थम जाएगी और सुबह का सूरज हमारे लिए रोशनी लेकर आएगा। यह कैसे शोर की आवाज है? लगता है गांव में बाढ़ आ चुकी है, तभी तो गांव के लोगों का सामान नदी में बह रहा है। सुमित, अमित, बेटा कुछ करो, गांव के लोगों की मदद करो। बस तुम्हें दूसरी ओर छोड़ आते हैं।
दोनों भाई अपने पूरे परिवार को सही सलामत गांव की दूसरी ओर छोड़ आते हैं, जहां बाढ़ का खतरा नहीं था, और पूरा परिवार एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वो दोनों भाई अपनी नाव लेकर गांव के लोगों को बचाने के लिए चले जाते हैं। अरे बेटा, मेरी बहू और उसकी नवजात बच्ची को बचा लो, घर में पानी पूरी तरह से भर चुका है। बेटा, मेरी बहू और उसकी नवजात बच्ची को बचा लो। अमित जल्दी से नाव लेकर उस बूढ़ी औरत के घर जाता है और वहाँ उसकी बहू और उसकी नवजात बच्ची को लेकर आता है। तभी दोनों भाइयों को सेठ रोता हुआ नजर आता है, जिन्होंने उनसे उनका घर छीना था। अरे सेठ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे क्या बताऊँ, अपने एक रिश्तेदार के यहाँ आया था, लेकिन क्या पता था कि आज की रात इतनी आंधी और बारिश आएगी कि मेरा सब कुछ ही बहा कर ले जाएगी। मेरे दोनों बेटे और मेरी पत्नी न जाने कहाँ चली गईं। उन्हें कहाँ ढूंढूं? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अमित और सुमित उस सेठ की मदद करते हैं और उसके बेटों को, उसकी पत्नी को अपनी नाव में ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और वो नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे और दोनों भाई जल्दी से तीनों को अपनी नाव में बिठाते हैं और उन्हें लेकर आ जाते हैं। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा धन्यवाद किन शब्दों में करूं। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया और तुमने मुश्किल में मेरी मदद की। मुझे माफ़ कर दो। सेठ को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और कुछ समय बाद बारिश भी धीमी हो जाती है, तेज हवाएं भी बंद हो जाती हैं। 2 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। माँ जी, आप सास नहीं, आप तो माँ है। आपने माँ की तरह हम बहुओं का ख्याल रखा। इस आंधी में, इस बारिश में हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमारा हाथ थामे रखा, हमारा ख्याल रखा। मैं अपने इतने अच्छे ससुराल को हमेशा भला बुरा कहती रही। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी, मुझसे भी बहुत गलतियां हुई हैं। आपने हम दोनों बहुओं को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, हमें संभाला, हमारी रक्षा की। आप बहुत अच्छी हैं माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। अरे यह तो अच्छा हुआ कि इस आंधी बारिश में हमारी नाव को कोई नुकसान नहीं हुआ और हमारी नाव की वजह से गांव के लोगों की भी जान बची। सेठ पूरे गांव के सामने माफी मांगता है और उन्हें इज्जत के साथ गांव में दोबारा से लेकर आता है और फिर हंसी खुशी पूरा परिवार पक्के मकान में रहता है और दोनों भाई हमेशा की तरह अपनी नाव चलाकर घर का गुजारा करते हैं।